अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन वज़ात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हसनैन लियाकत। आज के प्रोग्राम में हम वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से डिस्कशन करेंगे जो कि अगले चंद दिन में मुतवक्को है। जो कि इनिशियल स्टेज पे हम एक स्क्वाड भेजेंगे, उसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। 25 मई तक वक्त दिया जाएगा, लेकिन ये स्क्वाड जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया, इसी तरह पाकिस्तान को भी अनाउंस करना है और बहुत सारे मुल्क अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट आई है रमीज़ हसन राजा साहब की जानिब से कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ही ओपनिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद नए कोचेज़ के ऊपर तो हमने कल बात की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आयरलैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड की सीरीज़ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आईपीएल को भी बहुत सारे खदशात लाहिक हो चुके हैं, क्योंकि आईपीएल का जो प्ले ऑफ मरहला है वो 21 मई से लेकर 26 मई तक जारी रहेगा और उस मरहले में बहुत सारी टीम्स अपने प्लेयर्स को वापस बुला रही हैं। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ऑलरेडी आईपीएल छोड़ के वापस बांग्लादेश रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनको भी इंग्लिश बोर्ड की जानिब से वापस बुला लिया गया। इस तमाम तर इशू पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मोतबर आवाज़ें मौजूद हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको सुनते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये मोतबर भी हैं। पाकिस्तान में भी इनको सुना जाता है, पाकिस्तान से बाहर भी इनको सुना जाता है और हमारे प्रोग्राम में भी तकरीबन 2 से 3 दफ़ा ये आ चुके हैं और अब भी हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी इनके साथ जो है हम नशिस्तें रखें। हमारे साथ मौजूद है जनाब अली रज़ा साहब और दाऊद मुगल साहब, आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले अली, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि स्क्वाड जो है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है और 1-2 दिन में ये स्क्वाड अनाउंस होगा। सो इस स्क्वाड में कोई ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आती हुई तो मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वही लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि न्यूजीलैंड के टूर पे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे, फिर आगे आयरलैंड में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होंगे, इंग्लैंड में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होंगे। हाँ, अगर कोई इंजरी वगैरह होगी तो फिर किसी की लॉटरी निकल सकती है। नहीं, बिल्कुल। पहले तो बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने जो हमें अपने शो में इन्वाइट किया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि स्क्वाड जो है बिल्कुल अनाउंस होने के करीब है, 1 से 2 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान का स्क्वाड जो है इनिशियल सामने आ जाएगा। बहुत ज्यादा तब्दीलियां तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 1-2 चीजें हैं, जैसे कि आप कह लें कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो अपडेट आ रही है इंजरी की, उनकी अभी तक इंजरी जो है वो 100% क्लियर नहीं है। आपके बाबर आजम तो बहुत कह रहे हैं कि मैं खिलाऊंगा उनको, इंग्लैंड सीरीज में जो है उनको लाजमी खिलाऊंगा। वो तो उनको आयरलैंड सीरीज में भी खिलाना चाह रहे थे, लेकिन चलें वो इंग्लैंड सीरीज में चाह रहे हैं कि उनको खिला लें। और दूसरी तरफ जो है वो आजम खान, उनकी भी कोई खास किस्म की जो है अपडेट आजम की भी नहीं आ रही है इंजरी को लेकर, क्योंकि अभी तक उनकी इंजरी बरकरार है, जिसका साफ मतलब है कि उसके बाद आपके पास जो विकेट कीपर बचेगा स्क्वाड के अंदर वो एक ही बचेगा और वो है जी उस्मान खान। एक तो वो हो गया, और सेकंड अगर फास्ट बॉलिंग की बात कर लें तो हारिस रऊफ के नाम पर जो है वो कुरा निकल रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ आपको पता है कि हमेशा ही पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ रहे हैं। T20 में तो उनका रिकॉर्ड जो है कदरे बेहतर ही है, वो तो ODI है जिसमें उनको कोई भी बैट्समैन जो है वो छोड़ता नहीं है, लेकिन T20 में कुछ बेहतर है। और एक आप कह लें कि आमिर, शाहीन और नसीम के बाद कुछ चौथा बॉलर इस तरह का पाकिस्तान के स्क्वाड में करंटली मौजूद भी नहीं है कि जिसने अपनी बहुत अच्छी आप कह लें कि जगह बनाई हो। जमान पिछले अरसे में जरूर साथ रहते थे, लेकिन वो भी मार खाते रहे हैं, तो कुछ खास आप कह लें कि चौथे बॉलर के लिए आपके पास स्लॉट उस तरह से मौजूद नहीं है। तो हारिस रऊफ ऑटोमेटिक जो चॉइस बन गए हैं, जिस तरह पहले एक टाइम पर होता था हसन अली, कोई भी बॉलर अगर आपका इंजर्ड होता था तो ना आप दाएं देखते थे ना आप बाएं देखते थे, सीधा फोन करते थे। एक नाम आप भूल रहे हैं, फ़हीम अशरफ का। हाँ, उसको भी सीधा फोन जाता था। हाँ, फ़हीम अशरफ को भी सीधा फोन जाता। हालांकि मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं तो चौथे बॉलर की जगह ये चाहता हूं कि आप आमिर जमाल को जो है पिक करें। जिस तरह से इंडिया भी हार्दिक पांड्या को यूज करता है, इस तरह के ऑलराउंडर आपके पास हो कि आप बीच में आगे, चाहे आप पूरे ओवर ना भी करवाएं उनसे, आमिर जमाल से। आपको बॉलिंग का इशू है ना कि T20 में वो मार खाते हैं, आप बेशक 2 ओवर उनसे करवा दें। अब तो वैसे भी आपके पास कितने बॉलर हो चुके हैं, आपने तो पिछले मैच में कितने बॉलर यूज किए। आप साइम अयूब को यूज करते हैं, आप इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग करवाते हैं, आप उसामा मीर से बॉलिंग करवाते हैं, आप इब्रार से बॉलिंग कराते हैं, इमाद वसीम जो है बॉलिंग करते हैं। तो अगर आप आमिर जमाल को जो एक इंक्लूजन कर लें उनकी, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है एज कंपेयर चौथे बॉलर की जगह अगर हारिस रऊफ आते हैं तो। अच्छा अली, आपने तो ये आमिर जमाल की बात की। दाऊद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आमिर जमाल हैं, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस थी ऑस्ट्रेलिया में, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस हसन अली की जानिब से आ जाती या फ़हीम अशरफ की जानिब से आ जाती तो मेरा ख्याल है अगले 1 साल तक वो टीम के साथ बदस्तूर रहते और आप देखते कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। लेकिन आमिर जमाल को तो ऐसे निकाला गया है कि अब आमिर जमाल मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटीज़ में ही नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें वहाब रियाज है, मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, एक आपके बिलाल हैं जो एनालिस्ट हैं, 14 जो रुकनी स्क्वाड है वो फाइनलाइज कर लिया गया है। 14 नाम जो इतलात के मुताबिक फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर अभी जेर गौर जारी है, और उसके अंदर जो मेरे तक इतलात है आमिर जमाल का नाम उसके अंदर नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, जिस तरह की इवन आमिर जमाल की जो आप बात करें परफॉर्मेंसेस की ऑस्ट्रेलिया में, उसने बहुत अच्छी दिखाई।
इसके बावजूद पीएसएल में भी ठीक है, उसकी बॉलिंग पे थोड़ा सवालिया निशान था कि उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे विद द बैट तो वो ऐसे कैमियो खेल रहा था जो आजकल आप अगर पाकिस्तान टीम में देखेंगे, अभी रिसेंट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज गुजरी है, 7 से 15 ओवर्स का जो डिफरेंस था वहां पर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, एग्रेसिव नहीं खेल पा रहे थे। तो आपके पास अगर आमिर जमाल जैसा प्लेयर हो जिसको आप ऊपर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिजवान हो गए या बाबर हो गए या बाकी उस्मान हो गए, अगर वो उस तरह से स्ट्राइक नहीं लेके जा रहे, तो आपके पास आमिर जमाल एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप प्रमोट कर दोगे ऊपर कि जाओ यार और अपनी नेचुरल गेम खेलो। तो मेरे ख्याल से ये वाकई एक बहुत बड़ा ब्लंडर रहेगा। अगर आप मुझे इजाजत देते हो मैं आपको 14 नाम बता भी देता हूं जो ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी फाइनलाइज कर चुकी है। जी बताएं जी। चलें मैं आपको बता देता हूं 14 नाम बताएं। 14 नाम हो चुके फाइनलाइज, उसमें आपके कप्तान बाबर आजम है, इसके अलावा साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद। और इसके अलावा क्योंकि आपका थोड़ा सा हार्ड हिटिंग का मसला था तो सिलेक्शन कमेटी ने आजम खान को भी इंग्लैंड लेके जाने का फैसला कर लिया। एक स्लॉट है 15वीं स्लॉट जिसके ऊपर अभी देखा जा रहा है। बाबर आजम उसामा मीर के हक में वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन इत्तलात के मुताबिक कुछ सिलेक्टर्स जो हैं वो अब्बास आफरीदी के नाम पे भी गौर कर रहे हैं या कुछ एक आध जमान का भी नाम दे रहे हैं। इसमें यह चीज आ रही है कि जो रह जाएंगे, लाइक अगर उसामा मीर सेलेक्ट नहीं होते या जमान नहीं होते या इरफान खान न्याजी हो गए, जो नहीं होते वो ऑटोमेटिक जो 3 होंगे वो रिजर्व में चले जाएंगे। अली मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह इन्होंने नाम लेके अनाउंस किया ना, मुझे लग रहा था कि वाब रियाज अनाउंस कर रहे हैं स्क्वाड। नहीं, बिल्कुल बड़े जबरदस्त तरीके से जो है इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया और लगभग हमने अपने शोज में भी इस चीज का जो जिक्र किया कि स्क्वाड आपका तकरीबन फाइनलाइज्ड है। ये 1-2 नाम ही है जिनके ऊपर आप कह लें कि डिबेट हो सकती है, या 1-2 नाम ही है जो मजीद इसमें ऐड होंगे। ठीक हो गया, 2 नाम ही इसमें ऐड होंगे। सर मुझे ये बताइएगा, अली आपसे ही सवाल है कि जो ओपनिंग का प्रॉब्लम है और मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये क्या आपको सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 हमारे पास ओपनर्स मौजूद हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में जब आके शादाब खान चौथे नंबर पे बैटिंग करेंगे तो फखर जमान का क्या होगा, रिजवान का क्या होगा, उस्मान खान का क्या होगा, या फिर हम स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे? हमने बहुत ज्यादा तजुर्बात कर लिए न्यूजीलैंड की सीरीज में, अब आयरलैंड में और इंग्लैंड में हम स्टेबल स्क्वाड लेके जाएंगे। देखिए, ओपनिंग के हवाले से तो मुझे लगता है कि जो असल कसूरवार हैं ये साइम अयूब हैं। साइम अयूब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान डिफेंसिव मूड में चला जाएगा, क्योंकि बाबर आजम तो तैयार बैठे हुए हैं और रिजवान भी तैयार बैठे हुए हैं। ये तो आप कह लें कि साइम अयूब की किस्मत थी कि आखिरी T20 के अंदर रिजवान को जो है वो इंजरी होगी, आप उनको जो है मौका उस तरह नहीं मिल सका। ये तो कब का बाबर ने जो है साइम अयूब को साइड पे करके रिजवान को जो ऐसा ओपनिंग ले आना था, फिर हम पूरे पाकिस्तान ने सर पे हाथ रख के बैठ जाना था और फिर हमारी वही बहस स्टार्ट हो जानी थी। पूरा पाकिस्तान एक ही बात पर आ जाता है कि भाई स्ट्राइक रेट, क्योंकि ये आपको पता है कि ये दोनों एक ही तरह के बैट्समैन है, बाबर रिजवान। जब ये आपस में इकट्ठे बैटिंग करते हैं तो स्ट्राइक रेट तो इंप्रूव होता नहीं है। होना ये चाहिए बेसिकली कि अगर साइम अयूब जो वो आपका ओपनिंग में नाकाम होता है तो उसको रिप्लेस रिजवान ना करे, उसको रिप्लेस फखर जमान करे, जो कि आपका नेचुरल ओपनर है। उस्मान चले उस्मान कर ले। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि आपका फखर जमान, आपका साइम अयूब जो है जैसे ही फेल होगा तो आपने मोहम्मद रिजवान को तैयार किया और फिर आप ये सब बाबर आजम की किताब में लिखा है। बिल्कुल, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार-बार ये बात करते रहते हैं कि अगर वो फेल हुए तो मैं रिजवान, फिर आप आपने उनको दे ही नहीं, ये बाबर आजम की किताब में लिखा हुआ है। फिर आप अपने जूनियर को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? आपके जूनियर को डर ही लगा हुआ है। अगर कॉन्फिडेंस आपने देना होता तो आप साहिबजादा फरहान को इस तरह से जो है टीम से ड्रॉप करते। आप बहुत सारे लोगों को आपने जाया कर दिया। उस्मान खान की बात कर लें, आप उनका नंबर, आपने एंड में उनको नंबर दिया, वो भी आपकी मजबूरी जब बन गई कि यार रिजवान अब इंजरी का शिकार हो गए तो आपने उनको जो है तीसरे नंबर पर लाकर खिलाया। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की जो इस बार बैटिंग खेल रही थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये बेस्ट बैटिंग थी, लेकिन इनसे परफॉर्म हो नहीं पाया। सम टाइम हो जाता है कि आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा हो। जैसे आपको पता है कि तीसरे नंबर के ऊपर अगर उस्मान खान खेल रहे हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, फिर फखर जमान आ जाते हैं, वो भी एग्रेसिव हैं, शादाब आ जाते हैं, वो भी एग्रेसिव हैं, लेकिन इनसे परफॉर्म ना होना ये एक बड़ी आप कह लेंगे तकलीफ दे अमल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा से एक डिफेंसिव मूड की तरफ जो है सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। फिर साथ साथ जो है आपके रमीज राजा साहब हैं, उनके भी बयान जो है वो साथ साथ ओपनिंग को लेकर जो है लगातार आ रहे हैं, उस पर भी आप देख लेंगे। लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ शो भी एक कर रहा था वीडियो में, तो वो मैंने उनको बताया कि भाई आपने ना इस्लामाबाद में पार्टियां रखी हुई थी कि आप वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेल गए हैं, T20 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको कोई नहीं हुआ था कि आप जिम्बाब्वे से हार गए थे कुछ, तो उस पर मुझे गुस्सा हो गया। कहते हैं अली साहब हम क्या फिर छुरियां चला दें टीम के ऊपर, क्या करें, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आपने जिम्बाब्वे से जो हारे हैं उसका आप जिक्र ही नहीं करते हैं, आपको बड़ी मुश्किल से जो है दूसरी टीम ने जितवा कर आपको पहुंचाया सेमीफाइनल में, तो आप खुश हो रहे हैं जी, खुशियां मना रहे हैं कि हम किसी तरह फाइनल में पहुंच गए हैं बस, लेकिन जो जिम्बाब्वे से हारे थे उसकी कोई फिक्र नहीं।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि रमीज हसन राजा साहब का जो स्टेटमेंट आया है इसको आप किस तरह देखते हैं? रमीज हसन राजा तो बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग है ये सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, और इस ओपनिंग से आपके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर नहीं आएगा और कम से कम हम जो पहले 2-3 ओवर्स में विकेट्स गिरते हैं हमारे, वो विकेट नहीं गिरेंगे। देखिए, अगर आप जो रमीज राजा की बात कर रहे हैं कि वो बाबर रिजवान की बात कर रहे हैं जी कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया, आप मुझे पहले ये बताएं कि जो उन्होंने रन्स बनाए हैं, जो उनकी ओपनिंग जोड़ी ने, वो किस टीम के अगेंस्ट बनाए और कब बनाए और उसकी बॉलिंग जो थी वो क्या थी, अगर आप ये चीज थोड़ा सा देख लें। क्योंकि देखें, बाबर विदाउट एनी डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन आप और बाबर ने पाकिस्तान को नंबर 1 भी बनाया है फखर जमान के साथ, सरफराज अहमद की कप्तानी में, और बाबर आजम शानदार खेले, लेकिन उनको उनकी जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी वो फखर जमान के साथ आई हैं। अगर आप रिजवान के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी को देखते हो तो वो कोई इतनी परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी नहीं आई, जो लोग दिखाते भी हैं स्टैट्स कि भाई ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट 158 हो गया या वो हो गया, वो आप बहुत अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सिनेरियो। साउथ अफ्रीका की क्या बॉलिंग थी, फिर आप आगे देख लें जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने रन बनाए बाबर रिजवान ने, वो क्या थी। अब देखो वर्ल्ड कप था, इसमें क्या इनकी परफॉर्मेंस थी। अभी आपका 2022 का T20 वर्ल्ड कप गुजरा है, 2022 का एशिया कप गुजरा है, उससे पीछे आप 21 में चले जाएं, 21 का एशिया कप, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। जो क्रूशल मैच होते हैं वहां पर हम लेट डाउन होते हैं, और यही वजह है कि जब नॉकआउट मैचेस आते हैं तो हम फंस जाते हैं। और देखिए, जो रमीज राजा बात कर रहे हैं, अब रमीज राजा जिस तरह वो पहले बात करते थे जब वो कमेंटेटर से, तो उस टाइम ऐसा लगता था बहुत ही एग्रेसिव वो बात करते थे, एग्रेसिव सोच को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, लग रहा है कि वो जब से चेयरमैन बने हैं तब से वो थोड़ा सा डोल से गए हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं, और यही उनकी सोच के साइड भी ले ली है। बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है कि उन्होंने एक बहुत ही डिफेंसिव साइड ले लिया, लेकिन मेरे ख्याल से साइड बाबर आजम के लिए है ना, इस वजह से डिफेंसिव हो। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा झुकाव रखते हैं। देखिए, अब ऑलरेडी जो इतलात है उनके मुताबिक तो ये भी खबरें आ रही है कि बाबर आजम जो अभी साइम अयूब ओपनिंग कर रहे थे, बाबर आजम ने सिलेक्टर्स को ऑलरेडी ये बोल दिया था कि आपने अगर साइम अयूब को ओपनिंग करवा रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज में, अगर ये नाकाम हुए तो फिर रिजवान को मैं दोबारा ओपनिंग में लाऊंगा और फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप देख लें कि साइम अयूब फेल हुए हैं बुरी तरीके से, तो अब ऐसा लग रहा है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात होगी दाऊद, इस इंपॉर्टेंट बात के ऊपर हम जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ख्वातीन हज़रात यहां पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। साइम अयूब के हवाले से कुछ बात हो रही थी, तो मैं चाहूंगा कि दाऊद पहले उसको कंप्लीट करें, फिर हम अली रजा की तरफ चलते हैं। जी दाऊद। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ये फैसला हो गया कि आयरलैंड और जो इंग्लैंड वाली सीरीज है वहां पर साइम अयूब को ओपनिंग से हटाया जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि जैसे भी आपको बताया था कि वर्ल्ड कप का पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस कर रहा है, लेकिन इस पर थोड़े से सिलेक्टर्स और कप्तान बाबर आजम थोड़े से जो है वो परेशान भी हैं, और वो 4 लोगों को लेकर है, उनकी फिटनेस को लेकर। और इसलिए ये कहा गया है कि जो डेडलाइन है आईसीसी की तरफ से वो 25 मई है, कि 25 मई तक आप बगैर बताए आप चेंज कर सकते हैं। और अगर वो डेट गुजर गई तो उसके बाद फिर आपको आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से इजाजत लेकर, यानी कि कोई सीरियस कोई मसला हो, कोई इंजरी हो, सिर्फ आप तब चेंज कर सकते हैं। अब एक आजम खान की, क्योंकि अभी तक जो फिटनेस रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं हुई, फिटनेस टेस्ट वो देंगे। इरफान खान नियाजी, उनके ऊपर भी सवालिया निशान है फिटनेस। हारिस रऊफ अभी तक रिहैब करके नहीं आए हैं, और इसके बाद रिजवान भी। तो कहा जा रहा है कि होपफुल है कि ये आयरलैंड वाली सीरीज तक ये सब जो है वो कम बैक कर लेंगे, और अगर रिजवान जैसे ही फिट होंगे तो आप देख लेंगे कि साइम अयूब बाहर जाएंगे और रिजवान उनको अली रजा साहब, हम तो ये रोना रो रहे थे कि किसी तरह जो है वो बाबर आजम और रिजवान दोनों से जो है वो कहा जाए कि आप तीसरे चौथे नंबर पे खेलें, साइम के साथ ओपनिंग करवाई जाए, उस्मान खान और साइम अयूब की। लेकिन ये तो एक अलग ही खबर दे रहे हैं कि साइम अयूब को भी ओपनिंग से हटाया जाएगा और बगैर किसी मतलब वजह के हटाया जाएगा। अब उनके फेलियर का इंतजार नहीं किया जाएगा मजीद। नहीं, अगर आप जैसी आप बात कर रहे हैं तो आप देखें बाबर आजम को 1 डाउन पर जब न्यूजीलैंड सीरीज में खिलाया था, उन्होंने रन्स भी किए थे, उन्होंने 50 भी मारी थी, उन्होंने अच्छे रन्स वहां पर किए थे। लेकिन भजन बात यह है कि आपको इनसिक्योरिटीज जो फील होती हैं ना, आपको ये लगता है, स्पेशली मैं रिजवान की बात करूंगा, कि उनको जब ये लगता है कि यार जैसे ही मेरा नंबर जो है पीछे होता जाएगा तो एकदम मेरे लिए मसला बन जाएगा और मेरा कैरियर एंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनसे वहां पे रन्स कराना कोई आसान काम तो नहीं है। रिजवान से वहां पे रन्स करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इनको मिले हुए फखर जमान बेचारे बल्ली के बकरे हैं, आप उनको जहां दिल करे वहां पर उनको आप रखें, उनको आप 5वां नंबर दें, उनको आप 6ठा नंबर दें। खुद आपका जब दिल करे तो मीडिया में आया करें, और मीडिया में बैठकर ओडीआई में भी आपने अपना नंबर चेंज करवाया था। याद है ना आपको, वर्ल्ड कप से पहले आपने आकर बोल दिया था कि भाई मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं 4थे नंबर पर जो है मुझसे बैटिंग कराई जाए, मैं तो खुश नहीं हूं इस नंबर पर। तो बात यह है कि अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा से ये नंबर्स तब्दील करते रहते हैं। अब एग्रेसिव सोच क्या कहती है भाई? आपके पास कौन है, आप मुझे बताएं। T20 के अंदर आपके पास फिन एलन है,
नहीं है आपके पास। इंडिया जैसा जैसे जायसवाल खेलता है वैसा प्लेयर है आपके पास ओपनिंग में? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे डिफेंसिवनेस को प्रमोट किया जा रहा है। आज साइम अयूब को हटा दिया गया ओपनिंग से, जिसका साफ मतलब है नेक्स्ट जो ओपनर कभी भी आगे से आएगा उसको यह मैसेज आएगा कि भाई आपने ना आराम आराम से खेल के ना 30 बॉलों पे 40 रन करने हैं, 40 में 50 करने और टीम में जगह पक्की रखनी है। अब मुझे पता है कौन सी ये सोच कहती नहीं है कि भाई आप साइम अयूब, मैं तो कहता हूं आप साइम अयूब उस्मान या साइम अयूब फखर जमान, ओपनिंग तो बेसिकली आपकी ये होनी चाहिए, वन डाउन पे आपके बाबर आजम आकर खेलें। लेकिन चूंकि हमें इनको कवर करना है, हमारे साथ क्योंकि खिलाड़ी मौजूद हैं, इनको भी कवर और इनके पास अथॉरिटी भी मौजूद है, तो ये कोशिश ये करते हैं कि ये अपनी तरह के प्लेयर्स को प्रमोट करें। जैसे बाबर रिजवान की जोड़ी जब मिलकर प्रमोशन में आ जाती है, अक्सर जो उनके रन्स आए हुए, जो उनके फैंस आके बड़ी डिमांड करते हैं कि जी उन्होंने 200 रन चेस किया था, तो आप वो देखा करें कि उनके कौन सी बॉलिंग क्वालिटी के अगेंस्ट वो 200 रन बनाए थे। किसी अच्छी बॉलिंग क्वालिटी के अगेंस्ट उन्होंने 200 रन नहीं चेस किए। जब आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे, मां सिवाय वो न्यूजीलैंड वाला मैच जिसमें आपको कंडीशंस बड़ी अच्छी मिल गई थी, हर मुश्किल मैच के अंदर आपका फेलियर देखने को मिला था। हर मुश्किल मैच के अंदर, फाइनल में भी आप फेल हुए थे। इवन मोहम्मद हारिस जिस लड़के को आप खिला ही नहीं रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने आकर आपका सारा मोमेंटम चेंज कर दिया था, जिसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है जबरदस्त किस्म के छक्के मारे थे। तो भाईजान हमें भी एग्रेसिव क्रिकेट देखने थे, T20 में लोग एग्रेसिव क्रिकेट देखना चाहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह की बातें कर रहे हैं अली रजा साहब, मुझे तो लग रहा है कि ये बाबर आजम की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है, कि जो कि बाबर आजम फैसले करेंगे वही फैसले होंगे, जो बाबर आजम नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। दाऊद, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात में तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बाबर आजम साइम के हक में नहीं थे, बाबर आजम इमाद और आमिर के आने के हक में भी नहीं थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने अपनी पावर्स यूज की। तो अभी शायद थोड़ी सी आप ये बोल सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी इतनी आसान भी नहीं है कि बाबर आजम जो चाहें वो कर रहे हैं। पहले होता था, 2023 के वर्ल्ड कप तक ऐसा ही था, लेकिन अभी ऐसा चीजें बिल्कुल क्लियर भी नहीं है कि आप कहें कि बाबर आजम के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। अभी वहाब रियाज अगर आप देखें, वो इसके अंदर अभी इस टाइम आपकी टीम के सीनियर मैनेजर थे, जबरदस्ती उन्होंने कहा था कि साइम अयूब खेलेंगे। बाबर आजम अपनी डिमांड्स रखने के लिए ऑलरेडी उनको मैसेज दिया था कि ठीक है साइम फेल हुआ तो मैं चेंज करूंगा। लेकिन आप देखें अभी इतना आसान नहीं है। हाँ, बाबर ने एक चीज खाली की कि उन्होंने अपने आप को ओपनिंग पे ले आए, जो वो न्यूजीलैंड सीरीज में खुद ओपनर नहीं थे, ये उनकी बात मान ली गई कि ठीक है आप ओपनिंग कर लें। लेकिन हाँ, कप्तान है, उनकी बात मानी जा रही है, लेकिन अभी बाबर आजम इस टाइम इतने स्ट्रांग नहीं है। और आप देखें इस टाइम जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की आप जो भी के कमजोर टीम थी, उसके सिर्फ 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किए हैं। हमने उससे सीरीज बराबर की और वो भी एक टाइम पर लग रहा था कि शायद आखिरी मैच में भी ऊंच नीच हो सकती थी। लेकिन उसके बाद आपने पूरी, आप हमारे साथ ही थे मीडिया बॉक्स में, या आपने भी देखा कि बाबर आजम बहुत प्रेशराइज नजर आए हैं, स्पेशली जिस तरह से वो हार रहे थे, जिस तरह से प्रेशर बन रहा था, भी मीडिया पे लगा रहे थे। बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर बाबर आजम फील कर रहे थे और एकदम से ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम के लिए इस वर्ल्ड कप में चीजें इतनी आसान नहीं होनी। शायद यूएसए वाली लेग तो कुछ खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि वहां पे 3 हल्के मैच हैं, एक इंडिया के अगेंस्ट मैच है। लेकिन 18 तारीख के बाद जब आप कैरेबियन रीजन में जाएंगे, वेस्ट इंडीज, जहां पे आपको सुपर 8 खेलना है, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए आसान नहीं है। और सिर्फ एक सीरीज के लिए वो बाहर बैठे थे, ऐसा कैप्टन खेल तो रहे थे मैच, लेकिन दोबारा कप्तानी लिया। और पाकिस्तान के लिए भी और सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बाबर आजम के लिए बिल्कुल चीजें आसान होने वाली नहीं है। अगर वो अपनी वही टिपिकली कप्तानी करते रहे तो उनके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा सर, साइम अयूब के ऊपर शॉर्टली मैं उसके बाद आईपीएल की तरफ जाऊंगा। अली रजा साहब, साइम अयूब 17-18 मैचेस खेल चुके हैं। 17-18 मैचेस में वो अब उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 49 है, और वो भी बताने के बंदा काबिल नहीं होता कि 18 मैचेस साइम अयूब ने खेले हैं, जिसने पीएसएल में धमाकेदार होता है, हर सीजन में धमाकेदार होता है, लेकिन कौमी टीम में आके पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि जहां पे फील्डर खड़ा होता है वहां पे कैच देके चला जाता है। नहीं देखिए, टैलेंट तो साइम अयूब में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन लास्ट सर, हर बंदे में टैलेंट होता है अली रजा साहब, लेकिन जो ही वो पाकिस्तान टीम में आता है तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है। क्या हमारे कोचेस उसको डराते हैं? टीम का माहौल ऐसा होता है, क्या होता है? ये चीजें देखें, जब भी वो आता है, एक हमने ये चीज देखी कि जब वो लीग के अंदर खेल रहा होता है, यही बॉलर्स लगे होते हैं पीएसएल में। इवन कुछ अच्छे बॉलर्स भी आए होते हैं जो बाहर से आए होते हैं, वहां पर खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होता है। और वही जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आता जाता है, एकदम से उसकी बत्ती गुल हो जाती है। उसको ऐसा फील आता है, पता नहीं यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, या उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी जगह चली जाएगी। और आपने देखा होगा कि अक्सर डिफेंसिव खेलना शुरू कर देता है, डॉट बॉलिंग खेलना शुरू कर देता है, सिवाय वो एक मैच के जिसमें मुझे लगता है कि यार अगर वो रन आउट ना होता, जिसमें आपको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला T20 था, पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड, जिसमें साइम अयूब ने 2-3 छक्के मारे थे बड़े जबरदस्त किस्म के, फिर एकदम से जो है रन आउट हो गए थे। उसके बाद एकदम से ऐसे ऑफ कलर हुए हैं कि ऑफ कलर होते ही जा रहे हैं। और ये सिर्फ साइम अयूब की बात नहीं है। अगर साइम अयूब, मैं वही बात हमेशा करता हूं
कि साइम अयूब फेल होते हैं तो ये पाकिस्तान से एकदम से दोबारा जो एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान एकदम से फिर एग्रेसिव क्रिकेट से पीछे हो जाएगा और फिर यही बात दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी कि भाईजान ऐसे ओपनर्स को T20 के अंदर लाया जाए जो कि अपने आप कह लेंगे स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं भी चलाते बस, लेकिन रेगुलर खेलते रहते हैं, विकेट नहीं देते हैं, थोड़ा मेंटेन करके खेलते हैं। अब तो आपकी टीम के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब तो आपकी टीम में शादाब खान भी जो है वो कहते हैं कि भाई इंपैक्टफुल इनिंग मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि आपने हर T20 मैच में 40 रन किए हों। दाऊद मुझे ये बताइएगा कि अब एक और खबर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आईपीएल के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने मुल्कों की तरफ रवानगी का मतलब सफ़र इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग की जानिब से आखिरी मैच खेला, उसके बाद अब वो भी बांग्लादेश जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड की जानिब से जितने भी प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं जो कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे, उनको बता दिया गया कि आप प्लेऑफ्स में आप नहीं खेल रहे, आप प्लेऑफ्स में जो है वो अपने मुल्क में वापस आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वो खेलेंगे। बताइएगा कितना बड़ा दचका है ये आईपीएल के लिए, और मेरा ख्याल है कि आईपीएल भी ना अब अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सोच समझ के ही आइंदा आने वाले दिनों में बनाएगी। नहीं देखें, आईपीएल का अगर आप सबसे बड़ी अगर एक गलत चीज देखें, आईपीएल की लीग्स बहुत सारी हो रही हैं, आईपीएल विदाउट एनी डाउट प्लेयर्स बहुत जाते हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आईपीएल इतनी बोरिंग हो जाती है समटाइम, क्योंकि 2.5 महीने कौन सी लीग चलती है। एक बात है ना, 2.5 महीने आप आईपीएल को चला रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आती बीसीसीआई की कि वो प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, वो पीकेआर में अगर आप वो स्टार्क और वो कमिंग्स की बात करें, वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो एक 65 करोड़ कमा रहे हैं, एक 85 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 2.5 महीने खिला रहे हैं। और इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी, चाहे आप स्टार्क हो गए, पैट कमिंग्स हो गए, बाकी भी हो गए, इनके भी जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि आप जो है वो 20 मई तक जो है वो आप अपने अपने कंट्रीज के अंदर वापस आ जाएं, ताकि जो है वो आप थोड़ा सा वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा बहुत आप फिट हो जाए। क्योंकि देखें ना आप, अब 26 मई को आईपीएल का ग्रैंड फिनाले है, अगर कोई प्लेयर को तब तक कोई हल्की फुल्की अगर इंजरी हो भी गई तो 2 तारीख से तो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, आप कब जो है वो रिकवरी उनकी होगी, तो ये बड़ा मसले वाला बात है। और इसलिए भी रिकवरी का मुश्किल चांस है कि अब आप देखें आईपीएल कब से चल रही है, वो अप्रैल से चलना वो शुरू हुई है, मार्च से। अली रजा, आप ऐड करना चाहें तो आखिरी कुछ मिनट चलने ऐड कर सकते। देखिए आईपीएल के हवाले से तो लास्ट टाइम भी 2021 का वर्ल्ड कप था, आईपीएल ही थी एग्जैक्ट, उससे पहले इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर बीसीसीआई को जो गालियां पड़ी थी, और वो पड़ी भी जो है वो इंडिया की तरफ से ही थी, इंडिया के लोगों ने दी थी, इंडिया के फैंस ने दी थी। तो भाई अगर आपको लीग को आपकी जबरदस्त लीग है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीग व्यूअरशिप के लिहाज से हर चीज के लिहाज से बेहतर है, लेकिन लीग की भी एक लिमिट होती है भाई। वर्ल्ड कप इतने दिन का नहीं होता जितनी बड़ी आपने जो है वो लीग की होती है। मुझे लगता है कि इस लीग को चलें, बाकी लीगें अगर थोड़ी 1 मंथ की है, इस लीग को 1 मंथ 10 दिन इतना होना चाहिए, ये बहुत लंबी ले जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली रजा और दाऊद हमारे साथ थे जो कि अपनी इनसाइट दे रहे थे। ख़वातीन वज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।